हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हम लोग अपनी कंटिन्यू करेंगे आज की जो सीरीज़ है 10 क्वेश्चंस फॉर इंडियन पॉलिटी। 10 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी के जो कि आपके कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट से रिलेटेड। तो पहली स्टेटमेंट जो बोल रहा है ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या चीज़ देखता है। इलेक्शन जो डिस्प्यूट्स है रिलेटेड टू इलेक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलएज जो होते हैं आपके और एमपीज जो होते हैं, इसके इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट आता है तो उनको देखता है। यस, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का ही पार्ट है। नेक्स्ट है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट की कोई भी डिसीजन या कोई डिग्री का आप क्रिटिसाइज करते हैं या कोर्ट के किसी एक्ट का कोई क्रिटिसिज्म करता है या फिर कोई कोर्ट के कोई डिसीजन को या कोई डायरेक्शंस को ना मानना इज ऑल्सो कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये ऑल्सो ये भी आपका जो है हाई कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का ही पार्ट है। केसेस रिलेटेड टू एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दिस ऑल्सो कम्स अंडर द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो आपका ये पूरा का पूरा जो तीनों की चीज़ें इसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का ही पार्ट है। इसके अलावा इसमें मैरिज से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, डिवोर्स से रिलेटेड मैटर्स हैं और विल का मतलब है आपका वसीयत जो होता है उससे रिलेटेड मैटर्स होते हैं, वो भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का ही पार्ट है। तो इसमें आपका आंसर बनता है आंसर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी जो है आपका ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट से ही रिलेटेड है, जो कि बोल रहा है जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है आपकी हाई कोर्ट की, ये बियॉन्ड जो है फंडामेंटल राइट्स भी कवर करता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए आर्टिकल 226 जो है ये हाई कोर्ट अपनी रिट ज्यूरिसडिक्शन प्रैक्टिस करता है, बट आर्टिकल 226 जो है बहुत ज़्यादा वाइड है। ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पर ही रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वाइडर एरियाज़ कवर्ड है। ये हम लोग कोई नॉर्मल क्रिमिनल केस में भी रिट ले सकते हैं, सिविल मैटर में भी रिट फाइल कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन वाइड है या हाई कोर्ट की, तो आपका आंसर होगा हाई कोर्ट की जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो वाइडर है एज कम्पेयर टू रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट आपकी जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट बोल रहा है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है आपकी वाइडर है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन से। देखिए दोस्तों, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन वाइड है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे वाइड है ये, क्योंकि लोअर कोर्ट्स के जो केसेस हैं आपके वो भी अपील के थ्रू हाई कोर्ट में आते हैं, और लोअर कोर्ट के कोई डिसीजंस हैं वो भी आपके हाई कोर्ट में अपील होते हैं। ट्राइब्यूनल्स के कोई केसेस हैं वो भी आपके अपील में आते हैं। और अदर देन कोई नॉर्मल जैसे कोई डेथ पेनल्टी वाला है या कोई भी अपील के थ्रू बहुत वाइडर एरियाज कवर्ड हैं इसमें कोई। तो अगर हम लोग बात करें इस स्टेटमेंट की तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो नैरो है एज कम्पेयर टू आपकी एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो आपकी सिर्फ स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है, तो इसका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सैलरीज एंड पेंशन्स ऑफ हाई कोर्ट जज। देखिए सैलरीज एंड पेंशन्स ऑफ द हाई कोर्ट कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी। और दूसरी स्टेटमेंट जो बोल रही है कि सैलरीज एंड पेंशन ऑफ द हाई कोर्ट जो है कहाँ कहाँ से चार्ज होती है, कहाँ पे चार्ज होती है? ये चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज नहीं होती है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से चार्ज होती है हाई कोर्ट के जज की सैलरी। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट साथ में आता है कि सैलरीज तो यहाँ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से चार्ज होती है, लेकिन जो पेंशन्स है वो आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही चार्ज होती है। ठीक है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो स्टेटमेंट जो आपकी 1 करेक्ट है, तो इसका आंसर भी आपका ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, किसको रिस्पॉन्सिबल है वो? प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर या पार्लियामेंट? देखिए वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिकॉज ही इज़ एन एजेंट। वो एक एजेंट के तौर पे काम करते हैं, किसके? पार्लियामेंट के। तो आंसर आपका 3 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड। जो अटॉर्नी जनरल है वो एम्प्लॉयमेंट है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट? जी नहीं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपकी। वो प्रिविलेजेस किसके बराबर इंजॉय करते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बराबर जो इंजॉय करते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और जो आपके रेम्यूनरेशंस हैं
इट इज़ फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। देखिए ये जो रेम्यूनरेशन है अटॉर्नी जनरल की, ये पार्लियामेंट ना की नहीं करता है, बल्कि कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। तो स्टेटमेंट आपकी 3 इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आपकी यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रखी है, तो आपका आंसर बन जाएगा 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका गवर्नर के बेस है। तो पहला स्टेटमेंट बता रहा है कि गवर्नर जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट है जो कि अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। और दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये जो ऑफिस है गवर्नर का, ये एक एम्प्लॉयमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। देखिए दोस्तों, जो गवर्नर का ऑफिस है वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ना तो ये सबॉर्डिनेट है, ना तो ये सबॉर्डिनेट है किसके, प्रेसिडेंट के, ना ही ये कोई एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो स्टेटमेंट जो सेकंड है आपकी इनकरेक्ट होगी। और ये स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में आपका, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आपका आ गया ऑप्शन 2 इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, फिर आता है आपका चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन है उस पर क्वेश्चन है। देखिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं, जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर होगा, जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है। कुछ स्टेट्स हैं जिनमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी इंडिया में एग्जिस्ट करता है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट जो ये बोल रहा है, जो उनकी रेम्यूनरेशंस है दे आर सब्जेक्ट टू एनुअल वोट। जब बजट पास होता है तो उनकी जो रेम्यूनरेशंस है, जो उनकी सैलरीज हैं, वो जो है वोटिंग के सब्जेक्ट है, मतलब उन पे वोटिंग की जा सकती है। तो स्टेटमेंट ये गलत है दोस्तों। ठीक है, इन पे कोई वोटिंग, इनकी जो एनुअल सैलरीज है उस पर कोई वोटिंग नहीं की जा सकती। डिस्कशंस हो सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं हो सकती है। फिर आपका सेकंड स्टेटमेंट, ही कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ। देखिए रेजोल्यूशन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं डालना है। अगर वो चेयरमैन किसके हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही रेजोल्यूशन जो है नॉर्मल मेजॉरिटी से, कोई स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल मेजॉरिटी से यहाँ पे अगर रेजोल्यूशन पास करेंगे तो आपका चेयरमैन जो है रिमूव हो जाएगा। तो स्टेटमेंट का आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछ रखा है इसमें, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो आपकी इनकरेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिल्ली और पौंडीचेरी की लिस्ट, दिल्ली एंड पौंडीचेरी के बारे में ये क्वेश्चन है। दिल्ली एंड पौंडीचेरी के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, जी हाँ बना सकता है। और दिल्ली इज़ दी ओनली स्टेट यूनियन टेरिटरी जिसका अपना एक हाई कोर्ट है, जी हाँ ये सही स्टेटमेंट है। इसमें पूछा है इनकरेक्ट कौन सी है, ये इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, दोनों ही करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन जो होगा नीदर 1 नॉट 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें इनकरेक्ट पूछी गई है शेड्यूल्ड एरियाज़ के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एनी एरिया टू बी ए शेड्यूल्ड एरिया। देखिए पार्लियामेंट जो है एम्पावर्ड नहीं है, कौन एम्पावर्ड है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है शेड्यूल्ड एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन की, और उनके लिए कोई भी कानून बनाना है तो वो प्रेसिडेंट बनाते हैं। और स्टेट्स में कौन रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट्स में गवर्नर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ दी शेड्यूल्ड एरियाज। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डायरेक्शंस हैं वो आपकी सच एरियाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है। और गवर्नर को एक सबमिट करनी होती है रिपोर्ट एनुअली टू द प्रेसिडेंट इन रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड। पार्लियामेंट एम्पावर्ड नहीं है, प्रेसिडेंट एम्पावर्ड है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग डिस्कस करते हैं। अब बताते हैं, ये देखिए क्वेश्चन किस पे है, फाइनेंस कमीशन पे है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंस कमीशन भी। फाइनेंस कमीशन जो है हमारा आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, यस करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है, और ये क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है पार्शियली जुडिशियल, पार्शियली एग्जीक्यूटिव और पार्शियली जुडिशियल फंक्शन। तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी आपकी फंक्शन करती है। जो क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स इज कमीशन, ये जो है पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है। ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है, ये जो रिपोर्ट बनाएगी फाइनेंस कमीशन, जो रिपोर्ट है वो सबमिट करती है अपनी पार्लियामेंट को। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। देखिए प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है,
प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल के बाद जो आफ्टर एवरी 5 ईयर जो कॉन्स्टिट्यूट होगी फाइनेंस कमीशन, वो आपकी प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, और उसकी जो रिपोर्ट है वो भी फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। प्रेसिडेंट को सबमिट करने के बाद प्रेसिडेंट फर्दर उसको पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन के लिए रखते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई, और आपकी स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है, फर्स्ट और सेकंड। तो आंसर आपका आ गया 1 and 2 ओनली करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज के हमने 10 क्वेश्चंस ये डिस्कस कर लिए हैं। जो टॉपिक हम लोग क्वेश्चंस में डिस्कस करते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन टॉपिक्स को गो थ्रू करें। आपको इससे और ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग हाई पोटेंशियल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।